नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के एम्पैथी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं तीसरी आँख की। यद्यपि हमारे यहाँ तीसरी आँख से देखने की शिक्षा आध्यात्म में है। योग में तीसरी आँख खोलने की शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और समाधि की बात करते हुए तीसरी आँख से देखने की परंपरा चली आई है। जब हम तीसरी आँख की बात करते हैं तो यह ध्यान की प्रक्रिया आध्यात्म का रास्ता माना जाता है। वास्तव में आँख मूंद कर हम कुछ देखने का प्रयास करते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं तो कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। वो भी वास्तविक दृश्य से अधिक सुंदर। शायद इसी प्रक्रिया को जो आगे बढ़ाते हैं और बाह्य वातावरण मन और मस्तिष्क में अप्रभावित हो जाता है और हम प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखते हुए उसी में रम जाते हैं, तो हम उसे समाधि का नाम दे देते हैं। वही देखने की क्षमताओं का जब विकास होता है तो हम कहते हैं कि तीसरी आँख से देखा गया दृश्य, देखा गया तथ्य, क्योंकि उसमें हमारी दोनों आँखें बंद रहती हैं, लेकिन हम साक्षात रूप या उससे भी बेहतर ढंग से देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। ये स्थिति पूर्णतः वैयक्तिक है, इसलिए इस तीसरी आँख की चर्चा ना करते हुए उस तीसरी आँख की बात पर जाते हैं जिसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। हम बात करते हैं जब हम अपने लिए सरकारों का चयन करते हैं तो राजनीति से जुड़े हुए लोगों की पात्रता परखने के लिए जिस दृष्टि से देखने की आवश्यकता होती है वह सामान्य आँखों से देखना ही पर्याप्त नहीं होता है। उसके लिए तीसरी आँख से देखने की अनिवार्यता होती है। हमारे शिक्षा में मानव व्यवहार की शिक्षा दी जाती है, आजीविका चलाने की शिक्षा दी जाती है, लेकिन समाज में जो दिखाई पड़ता है वो पूर्ण सत्य नहीं होता है। वास्तविक तथ्यों को देखने की क्षमता का विकास होना चाहिए। शिक्षा में सत्य और सत्य को परखने की क्षमताओं के विकास पर बल देने की अनिवार्यता है। जब आध्यात्म जगत में तीसरी आँख से देखने की शिक्षा दी जाती है तो जहाँ पूरा मानव समाज प्रभावित होता है वो वास्तविक सत्य देखने की शिक्षा वहाँ पर क्यों नहीं दी जा रही। आप जानते हैं कि विश्व के लगभग सभी राष्ट्र लोकतांत्रिक हैं। नागरिकों को अपने लिए सरकार का चयन करने का अधिकार है। जिन सरकारों का चयन किया जाता है उस सरकार से आप अपेक्षा रखते हैं कि सरकारें आपके सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य करेंगी, ऐसी व्यवस्था करेगी जिसके चलते हर नागरिक को सुख शांति एवं सम्मान के साथ जीवन यापन करने में सफल कराने की योग्यता हो। इसी कल्पना के साथ आप अपने लिए सरकारों का चयन करते हैं। सरकार बनाने के समय आप एक तथ्य भुला बैठते हैं कि जिन राजनेताओं में से किसी का चयन करते हैं तो उस समय उसको देखने में आप चूक कर जाते हैं और ऐसे लोगों का चयन कर लेते हैं जिसके सत्ता पर आने के परिणाम में आप बेबसी और लाचारी और अंधकारमय भविष्य की ओर जीने के लिए अभिशप्त हो उठते हैं। चयन के बाद ऐसा लग सकता है कि आप तो ठगे गए। जिसे आपने समझा था कि जिसका आपने चयन किया है उसका उद्देश्य नागरिकों के हितों को वरीयता देने के स्थान पर वे अपना या अपने के हितों को ही साथ रहें। लेकिन चयन के पहले एक तथ्य भुला देते हैं कि अधिकांश लोगों की मंशा रहती है कि लोगों को दुख दिया जाए। बहुत से लोग दूसरों के लिए दुखों को सहते हैं। अब आप कल्पना करें या आपने अनुभव किया होगा कि जो भी सरकारें आई, आपने जिसका चयन किया उन सरकारों के क्रियाकलापों के चलते लोगों के जीवन प्रभावित होते रहे। किसी के आने पर रोजगार और समृद्धि बढ़ती है तो किसी के सत्तासीन होने पर दुख, बेरोजगारी और असुरक्षित भविष्य, 'आ' 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 'आ
आप आप अब स्थितियाँ बिगड़ती हैं तो उसको सुधारने के लिए सरकारों ने कौन से कदम उठाए हैं। यदि नागरिकों को रोजगार, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सुरक्षा कराने में, सामाजिक शांति बनाने में यदि कारगर उपाय नहीं किए तो आप अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। वास्तव में इस प्रकार आप धोखा कैसे खा गए। आपने तो अच्छा देखा था, अच्छा सुना था, उनकी योजनाओं को सुनकर आप प्रभावित भी हुए थे। आपने देखकर, सुनकर और समझकर ही तो आपने उसे चयनित किया है। फिर प्रश्न उठता है कि कहीं आपके देखने, सुनने या समझने में गलती तो नहीं हो गई। दरअसल आपने खुली आंखों से उसको उस रूप में ही देखते हैं जैसा वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। आपने वैसा ही सुना जैसा उसने चाहा। वहाँ पर आप भूल जाते हैं कि आदमी अपने साथ दोहरे व्यक्तित्व को लेकर चलता है। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। किसी सरोवर के पास एक बूढ़ा शेर था। दांत भी कमज़ोर थे, शिकार करने के लिए छलांग भी नहीं लगा सकता था। ऐसे में वो शिकार कैसे करे। शेर ने अपना शिकार करने के लिए उसने भगत का रूप धारण कर लिया, माथे में तिलक लगाया। अब जब उसके पास शिकार पहुंचा, शिकार कुछ दूरी पर था। शेर छलांग लगा नहीं सकता था। शेर ने शिकार को प्रलोभन दिया। आइए, हमने बहुत शिकार किए, बहुतों को खाया, अब मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। हम केवल भगवान का भजन करते हैं। हमने जो पाप किए उसके बदले ये सब यदि आप स्वीकार कर लें तो शायद मेरे पापों का अंत हो जाए। शिकार लालच में आ गया, लेकिन उसका अनुभव बता रहा है कि शेर तो मनुष्य का शिकार ही करता है। शेर ने वो दृश्य दिखाया कि देखो भाई, अब तो हम किसी लायक नहीं। अब हम वैसा वाला शेर नहीं रहा जो शिकार करता था। अब तो उसके दांत भी नहीं हैं। शिकार ने वो देखा जो शिकारी दिखाना चाहता था। वो दिखा रहा था कि अब वो हिंसक पशु नहीं रह गया है, वो ईश्वर की भक्ति करता है। शिकार ने वही देखा जो शेर दिखा रहा था। वो बेचारा वही सुन रहा था जिसे शेर सुना रहा था। बस क्या था, शिकार शेर के पास पहुंच गया। अब वो उस चंगुल में फंस गया। तड़पन और पीड़ा उसे बचा नहीं पाई। यही होता है जब हम अपनी सरकारों को चुनते हैं तो सर्वप्रथम हम वही देखते हैं जो राजनेता हमें दिखाते हैं। हम वही सुनते हैं जैसा राजनीतिक की सुनाते हैं। वहाँ हम भूल जाते हैं कि शेर तो शिकारी है, उसकी प्रकृति ही हिंसात्मक है। दांत गिर गए लेकिन नोच खाने के लिए पंजे तो हैं। माथे में तिलक तो हो सकता है पर भक्ति के भाव कहाँ से आएंगे। शेर का काम शिकार करना है, शिकार के लिए पंजों का होना पर्याप्त है। ये कौन देखेगा? ये आपकी तीसरी आंख देखेगी कि शेर भगत नहीं, वो शिकारी है। भगत इसलिए बना क्योंकि वो कूद कर आपका शिकार नहीं कर सकता। टूटे हुए दांत इसलिए दिखाता है कि उसके पंजे पर आपकी दृष्टि ना जाए। लेकिन आपकी तीसरी आंख देख लेगी कि इसके पास पहुँचे तो वो पंजे से आपको नोच लेगा। दान देने का प्रलोभन इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे आपके मांस की ज़रूरत है। उसके इस मनसा को कौन देखता है? आपकी वो तीसरी आंख देखती है। बेशक जो दिखाया जा रहा है वो तो आप साधारण आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उसके गुण धर्म क्या हैं उसको यदि आपने देख लिया तो वास्तविक स्वरूप को देखना ही तीसरी आंख से देखने का काम करती है। जब आप तीसरी आंख से देखते हुए चयन करेंगे तो आप उस दशा से बच सकते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं। उस दशा से बच सकते हैं जिसके चलते आप दुख सहते हैं। बेशक ये स्थिति सारे संसार में है। लोग अपने लिए सरकारों का चयन स्वयं करते हैं। स्वाभाविक है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य किसी न किसी का चयन तो करना ही होता है। ऐसे में जो अपने स्वरूप को, अपनी मनसा को जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा ही लोग देख पाते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप कैसा है इसे खुली आंखों से देखना सरल नहीं होता। आपने अनुभव किया कि राजनीतिक लोग विभिन्न प्रकार के रूप धारण करने में महारत हासिल किए हैं। कोई आपके मजहब को आगे करता है, कोई धर्म को आगे कर देता है, तो कोई जातियों को आकर्षित करने में लग जाते हैं। अब हम किसी सीमा से बंधे हैं
किस बेड़ियों में हम जकड़े हैं, हम उस सीमा से निकलना नहीं चाहते, उन बेड़ियों को तोड़ना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि जिन मान्यताओं को हमारा समुदाय मानता हो, उसकी बुनियाद को जो मजबूती प्रदान कर सके वही हमारे लिए सही है, भले ही उसके दंश अनंत रहे हों। राजनीति से जुड़े हुए लोग बुद्धिमान होते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं, जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा ही वो करते हैं। साधारण आँखों से आप वही तो देख सकते हैं। तीसरी आँख देखती है कि भगत दिखने वाला शेर की प्रकृति क्या है। मूल प्रकृति तो अपरिवर्तनीय रहती है। शेर की प्रकृति है शिकार करना, उसकी प्रकृति है मांस खाना, वो दाता कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम में से ही ऐसी गलती होती है। आपने देखा चीन के लोग माओ से कितना प्रभावित हुए थे, उनको सराखों पर बैठाया, परिणाम क्या था, वहाँ के लोगों की वैयक्तिक अधिकारों को, वैयक्तिक स्वतंत्रता को गिरवी रखना पड़ा। कभी जर्मन के तानाशाह हिटलर को सुनिए, उसके भाषण में बड़ा ओज है, बहुत ओज था, बहुत बड़ा देश प्रेमी लग रहा था, उसके पीछे छुपे हुए उसके अहंकार को लोगों ने नहीं देखा। यही हाल इटली के मुसोलिनी का था। अगर वहाँ की जनता ये समझने में, ये देखने में सक्षम होती कि अहंकार का विस्तृत गुण कहीं उसके देश को ही न डुबा दे, ये तीसरी आँख होती, तो इतने सारे मानवता को शर्मसार करने वाले युद्ध न होते। अब चलते हैं वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दा है। पिछले 2.5 साल से आपने देखा कि एक विश्व की महाशक्ति कैसे उलझ गई। इसका कारण वहाँ के नागरिकों के द्वारा चुनी गई ऐसी सरकार जिसका शांति, समृद्धि या लोगों के हितों को अपने अहम की पूर्ति के परिप्रेक्ष्य में कोई मायने नहीं रखता है। आम नागरिकों के हितों को हाशिए पर रख दिया गया। अब चलते हैं यूक्रेन की चुनी हुई सरकार। वहाँ के लोगों ने क्या देखा? एक ऐसा कलाकार जो एक संसीन से लोगों को अपनी ओर प्रभावित करता था। उसके हाव भाव क्या थे? ऐसे व्यक्तित्व का विकास इस स्तर पर किया कि विरोधी लिंग वालों के मध्य उसका आकर्षण बढ़े। ऐसी मानसिकता वासनाजनित होते हैं जो उसके अहंकार की ओर ले जाता। अहंकार और पात्रता सिद्ध करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या था कि उसे कोई ऐसा मिले जिसकी छवि शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता हो। शक्ति से टकराने वाला व्यक्ति साहसी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। अब आप व्यवहारिक रूप में आए। यदि कोई ऐसा पुरुष है जिसके अंदर प्रतिक्रिया करने की क्षमता ना हो, जो भी चाहे उसका अपमान कर दे, वो डर कर छिप जाए, तो क्या उसके लड़के या उसकी पत्नी ही उसे पसंद कर सकती हैं? बेशक नहीं। ऐसे में उनका पड़ोसी कौन था? पुतिन। यदि पुतिन को चुनौती दे रहा है तो संदेश जाएगा, इस व्यक्ति के अंदर अथाह साहस और संघर्ष की क्षमता है। वो अपने लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा। उसके अहंकार का एक रूप और देखा कि वो दूसरों से यानी भारत से भी उसकी बात में अपने परम अहम के संतुष्टि उसके देश से भी अधिक मूल्यवान थे। तभी तो उसने कहा था कि भारत रूस से तेल नहीं यूक्रेन वाला खून ले रहा है। ऐसे वाक्य क्या दर्शाता है? वो अपने वैयक्तिक अहंकार की संतुष्टि राष्ट्र के हितों से ऊपर नहीं देखता। बेशक खुली आंखों से देखने का परिणाम था कि उसके व्यक्तिगत प्रगति और परम अहम जो उसका स्वाभाविक गुण था कि उसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता था। इसके लिए होना चाहिए था कि जब कोई राजनीतिक सम्मुख आया, उसका आचरण, व्यवहार, क्रियाकलाप किन मुख्य गुणों के कारक हैं, यह दिखाई पड़ने की क्षमता होनी चाहिए। यदि वो अपनी तीसरी आँख से देखते तो शायद दिखाई पड़ रही संकट ही न उत्पन्न होती। अधिक विस्तार से जाने पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आशा है वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर